हाय एवरीवन, सभी का वार्म वेलकम है वाई डी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। एक स्पेशल एक्सरसाइज करने वाले हैं आज। स्पीकिंग ट्री सेक्शन से एक आर्टिकल को पढ़ेंगे। स्पिरिचुअल एथिस्ट इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है कैसे कोई इंसान जो गॉड में नॉन बिलीवर हो, जो नास्तिक हो, नेचर को देख करके गॉड के एग्जिस्टेंस को कंफर्म कर सकता है। इस आर्टिकल में आप जानेंगे। इस तरह के आर्टिकल्स हम इसलिए लेते हैं ताकि हर तरह की चीज़ हमें पढ़नी आए। द हिंदू के अलावा दूसरे रिसोर्सेज से भी पढ़ना, हम हर कुछ दिनों में कुछ ना कुछ किसी आर्टिकल को पढ़ते हैं, है ना। चलिए आज का क्विज दिखा रहे हैं आपको। 6 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। ग्रामर, वोकैबुलरी, जो भी आप इस आर्टिकल में सीखोगे इस क्विज पे अप्लाई करना है। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाऊंगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। ऑलराइट, कह रहा है जी स्पिरिचुअल एथिस्ट। देखिए, स्पिरिचुअल मतलब जो स्पिरिट से जुड़ा हो, जो परमात्मा से जुड़ा हो। एथिस्ट का मतलब होता है ऐसा आदमी जो थीस्ट ना हो, यानी जो नॉन बिलीवर इन गॉड हो। एथिस्ट को हिंदी में बोलते हैं नास्तिक। थीस्ट का मतलब होता है आस्तिक। तो कह रहा है एक ऐसा नास्तिक जो स्पिरिचुअली नास्तिक हो जाए। अब वो कैसे होगा आपको आगे पता लगेगा। स्पिरिचुअली समझ गए ना, गॉड से जुड़ी हुई चीज़ स्पिरिचुअल होती है। भगवान से, डिविनिटी से जुड़ी हुई चीज़ें स्पिरिचुअल होती हैं। अब ये थीस्ट, एथीस्ट, इन वर्ड्स को देख लो। वन वर्ड्स है, ये बहुत ही आसान है। थीस्ट का मतलब है आस्तिक, बिलीवर इन गॉड। एथीस्ट का मतलब है नास्तिक, नॉन बिलीवर इन गॉड। गॉड का जी बड़ा रखा जाता है, इसके आगे द नहीं लगाया जाता है। जी को छोटा भी रख सकते हैं अगर आप एक ऐसे गॉड की बात कर रहे हैं जो किसी रिलीजन में मल्टीपल हैं, जैसे हिंदुइज्म या कोई और रिलीजन जिसमें एक से ज़्यादा गॉड्स हैं, है ना, जो माने जाते हैं एक से ज़्यादा देवता। तो वहाँ जी को छोटा कर दें, जी को छोटा कर दें। लेकिन जो ऐसा रिलीजन है जिसमें मोनोथीइज्म है, एक ही गॉड है, जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, वहाँ पे जी को बड़ा कर दें। लेकिन गॉड के आगे द किसी भी रिलीजन में नहीं लगाया जाता। समझ गए ना, जी बड़ा और छोटा कब करना है। एंड एग्नोस्टिक तीसरा वर्ड है, ये एक नया वन वर्ड होगा आपके लिए। एग्नोस्टिक एक ऐसा आदमी होता है जो ना बिलीवर होता है ना नॉन बिलीवर होता है, जो थोड़ा सा डाउटफुल होता है। वो कहता है कि ना तो मुझे पता है गॉड है, ना ये कहता हूँ कि गॉड नहीं है। मेरे हिसाब से गॉड है, लेकिन उसके एग्जिस्टेंस को जानना किसी के लिए भी ईजी नहीं है। तो एग्नोस्टिक जो है थीस्ट और एथीस्ट के बीच का होता है। दोनों के ट्रेड्स जो है इसके अंदर होते हैं। तीनों वर्ड वर्ड्स को याद रखना, आज के क्विज में आपसे पूछे गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसके टाइटल पैराग्राफ पे, देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी, देयर इज मच टू बी लर्न्ड फ्रॉम relatively unexplored realms of chronobiology and traditional wisdom। कह रहा है जी वहाँ बहुत कुछ है। there is much। अच्छा, किस लिए? सीखे जाने के लिए। to be learned, पैसिव इन्फिनिटिव बनाया हुआ है, to be प्लस में V3। सीखा जाएगा कुछ, ना कि किसी को कुछ सिखाया जाएगा। कह रहा है जी बहुत कुछ है सीखने के लिए। और कहाँ से? relatively unexplored realm से, ऐसे रैम से, ऐसे डोमेन से, ऐसे एरिया से। रैम का मतलब होता है एरिया। कह रहा है ऐसे एरिया से जो रिलेटिवली अनएक्सप्लोर्ड है, तुलनात्मक रूप से हमारे लिए नए हैं। अनएक्सप्लोर्ड मतलब जिसको एक्सप्लोर नहीं किया गया है, जहाँ पे हम ज़्यादा गए नहीं हैं। तो ऐसे एरियाज और रैम से बहुत कुछ सीखा जाना अभी भी बाकी है। अब ये एरियाज किसके हैं भाई? ये एरियाज हैं एक तो क्रोनोबायोलॉजी के और दूसरे हैं ट्रेडिशनल विजडम के। ट्रेडिशनल विजडम आप जानते हैं, परंपरागत समझदारी जो वेदों पुराणों में हमें मिली है ना, जो पुराने जो लोगों की जो समझदारी है, ट्रेडिशनल विजडम। और क्रोनोबायोलॉजी का मतलब होता है, इस वर्ड को ब्रेक करोगे तो पता लगेगा। क्रोनो मतलब टाइम, बायो मतलब लाइफ, लॉजी मतलब साइंस। हमारा जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है, वो वक्त के साथ में कैसी रिदम्स पकड़ती है, इस साइंस को बोलते हैं क्रोनोबायोलॉजी। जैसे 4 से 15 साल की उम्र तक आप बच्चे होते हैं, 15 से 45 की उम्र तक आप जवान होते हैं, फिर 45 से 60 की उम्र तक आप धीमे धीमे बूढ़े होते हैं। तो ये क्रोनोबायोलॉजी है हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है ना। तो लाइफ को गवर्न करने वाले जो टाइम की क्लॉक जो है, उसकी लॉजी, उस साइंस की स्टडी को बोलते हैं क्रोनोबायोलॉजी। तो कह रहा है अगर इसको आप देखो ना, तो इससे बहुत कुछ सीखा जाने वाला है, अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया है। बहुत ही प्यारा और इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल है। नए नए वर्ड्स भी पता लगेंगे और नई नई चीज़ें भी सीखोगे। मच आपका सब्जेक्ट है और इज इसकी वर्ब है। रैम ऑलरेडी आप जानते हो, किसी डोमेन एरिया को, स्कोप को हम बोलते हैं रैम, है ना। अनएक्सप्लोर्ड मतलब जिसको एक्सप्लोर करना बाकी है, जो अभी भी हमारे लिए नया है। रिलेटिवली और कंपैरेटिवली दोनों के बाद में पॉजिटिव डिग्री आती है एडजेक्टिव की। रिलेटिवली मोर एक्सप्लोर्ड नहीं लिख सकते, यहाँ पे मोस्ट एक्सप्लोर्ड नहीं लिख सकते।
रिलेटिवली और कंपैरेटिवली अपने बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री को ही लेंगे। चलो अब इस आर्टिकल की सारी वोकैबुलरी पे नज़र डालेंगे, एक साथ देख लोगे तो इसको आप स्मूथली पढ़ पाओगे। और साथ में एग्जाम्स का सीज़न है, होपफुली आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी होगी। अगर अभी भी नहीं की है तो वक्त रहते ही YT योर इंग्लिश ट्यूटर ऐप पे आकर के अपनी खुद की ऐप पे तैयारी को शुरू करें। इंग्लिश का आपका कोई भी एग्जाम का सेक्शन जो है इस ऐप से कवर हो जाता है। 3 कोर्सेज मिलेंगे आपको। पहला कोर्स है राइटिंग का, जिसमें आपको बेसिक से लिखना सिखाया गया है इंग्लिश के अंदर, ऐसे, प्रेसी, समरी, रिपोर्ट, है ना, हर चीज़ को आपको कैसे लिखना है बिल्कुल बेसिक से। इसी तरीके से बैंकिंग का कोर्स भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप बिल्कुल बेसिक से बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। SSC का कोर्स भी अवेलेबल है, जहाँ पे SSC के सारे एग्जाम्स का सारा सिलेबस आपको तैयार करवाया जाता है। कोर्सेज को वक्त रहते ही बाय करें, वक्त है तो जाके फ़ायदा ले सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो कोर्सेज से रिलेटेड, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप करें, मेरी टीम से आप बात कर सकते हैं। चलो जी, कल हमने छोड़ा था बेलिजरेंट पे, आज शुरू करेंगे एम्बिट से। एम्बिट का मतलब होता है डोमेन, स्कोप, रैम, रेमिट, ऑर्बिट, परव्यू, स्फीयर, सबका मतलब है दायरा या एरिया, है ना। तो ये रैम नाम का वर्ड, इसका सिनोनिम आर्टिकल में आप देख चुके हो। एम्बिट का सिनोनिम है वो लॉ मेकिंग powers on police and agriculture fall under the ambit of the states of India। कानून बनाने की जो ताकतें हैं पुलिस पे और खेती पे, एग्रीकल्चर पे, कृषि पे, ये फॉल करती हैं अंडर, ये किसके अंडर आती हैं? उस दायरे के अंडर आती हैं, एम्बिट के अंदर आती हैं, जो है हमारे भारत के राज्यों का। तो राज्यों की राज्य सूची के अंदर ये सारी के सारे काम जो है शामिल है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे रैम एम्बिट की जगह रैम, रेमिट, स्फीयर भी लिख सकते थे। अगला वर्ड है पर्स्पिकेसिटी, बहुत ही एडवांस वर्ड है, याद कर लो इसको, देखोगे तो बार बार आपको दिमाग में बैठेगा। पर्स्पिकेसिटी, पर्स्पिकेसिटी, इसका मतलब होता है समझदारी यानी कि विजडम। अब विजडम के लिए हमारे पास 2-3 वर्ड्स और हैं काफ़ी अच्छे, जैसे कि एक सिंपल सा वर्ड है इंसाइट या जजमेंट, और 2 अच्छे वर्ड्स हैं एक्यूमन और श्रूडनेस। अच्छा, एक वर्ड और है जो यहाँ लिखना रह गया, लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे ऐसे, सिगेसिटी। ठीक है, सगैसिटी यहाँ पे ऐड कर लेना, मैं रह गया मैं बाद में ऐड कर दूंगा। तो ये 4-5 वर्ड्स विजडम के सिनोनिम्स हैं, एक्यूमन, श्रूडनेस, सगैसिटी और पर्स्पिकेसिटी। इंडिया नीड्स लीडर्स ऑफ प्रूवन पर्स्पिकेसिटी। इंडिया को ज़रूरत है ऐसे नेताओं की जिनकी बुद्धिमानी, जिनकी समझदारी जग जाहिर है, प्रूवन है। समझदार नेता हमें चाहिए, हमें नए नए एक्सपेरिमेंट नहीं करने पागल नेताओं के साथ। चलो जी, नेक्स्ट वर्ड है टैप इनटू। देखो, टैप का मतलब है नल, इनटू मतलब अंदर। यहाँ पे कुछ रखा हुआ है इस कंटेनर में, इसमें से पानी को बाहर निकालना है, जो भी चीज़ है इस कंटेनर में, लिक्विड जैसा भी है। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक टैप बना रहे हो और फिर क्या करोगे, इस पानी को यूज़ करोगे। तो टैप इनटू का मतलब क्या होता है, किसी अनएक्सप्लोर्ड चीज़ को यूटिलाइज करना। जैसे नल लगा के कंटेनर में टैप लगा के उसमें से पानी बाहर निकालते हो। अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप अपनी प्रतिभा को, अपने टैलेंट को टैप इनटू करें, उसको यूटिलाइज करें, है ना। अब यूटिलाइज करने के लिए एक और वर्ड यूज़ करते हैं हम, एक्सप्लॉइट करना। एक्सप्लॉइट नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके से यूज़ होता है। नेगेटिव तरीके से इसका मतलब होता है शोषण करना, और पॉजिटिव तरीके से इसका यूज़ होता है किसी चीज़ का इस्तेमाल करना, है ना। तो ये टैप इनटू, एक्सप्लॉइट, यूटिलाइज तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है। आवर वर्ड नीड्स टू टैप इनटू सोलर एंड न्यूक्लियर एनर्जी टू रिड्यूस कार्बन एमिशंस। हमारी दुनिया को ज़रूरत है टैप इनटू करने की, यूटिलाइज करने की, सौर और नाभिकीय ऊर्जा को, सोलर और न्यूक्लियर एनर्जी को, कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, चलो अगला वर्ड है इनॉर्मस। इनॉर्मस का मतलब है साइज में बहुत ही बड़ा, समथिंग लार्ज इन वॉल्यूम एंड क्वांटिटी। ट्रिमेंडस, जाइजेंटिक, गार्गेंचुअन, कोलोसल, सब इसके सिनोनिम है। विशालकाय बोलते हैं इसको हिंदी में। इनॉर्मस मतलब विशालकाय। डॉक्टर्स डिमांडेड एन इनॉर्मस सम ऑफ मनी फॉर द ऑपरेशन। डॉक्टर्स ने मांग लिया एक विशालकाय रकम को ऑपरेशन के लिए। ठीक है, तो ये वर्ड इनॉर्मस है, इसका सिनोनिम देखेंगे गार्गेंचुअन। गार्गेंचुअन वही है जो जायंट से मिलकर बना है, विशालकाय है गार्गेंचुअन। लास्ट फ्रेज हमारे पास सो मच सो। सो मच सो का मतलब होता है इतना ज़्यादा की। इसको हिंदी में बताता हूँ मैं, इतना ज़्यादा की। इंग्लिश में आप देखोगे तो ऐसे यूज़ हो रहा है, वी आर वेरी बिजी, हम बहुत व्यस्त हैं। और कह रहे हैं सो मच सो, इतना ज़्यादा की, सो मच सो, इतना ज़्यादा की, दैट वी कैंट मैनेज टू टेक अ हॉलीडे दिस ईयर। हम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं एक छुट्टी लेना, हॉलीडे लेना इस साल। सो मच सो, तो ये फ्रेज आर्टिकल में देखोगे ऐसे यूज़ होता है। टू अ ग्रेट एक्सटेंट भी इसको बोल सकते हैं। चलिए, यही 5-6 वर्ड्स हैं, डिटेल में हो गए। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखो, समरी ये है कि कुछ लोगों को गॉड में विश्वास ना भी हो, जो कि कोई गलत बात नहीं है, आपकी पर्सनल चॉइस है। भगवान है या नहीं ये प्रूव किया नहीं जा सकता,
लेकिन अगर आप कुछ नेचर में देखोगे कुछ चमत्कारों को, कुछ मिरेकल्स को, तो आपको कुछ अजीब ज़रूर लगेगा। इन्हीं मिरेकल्स में से एक है हमारी बॉडी की रिदम्स, जिनको बोलते हैं सर्केडियन और इन्फ्रेडियन रिदम्स। हमारी बॉडी को अपने आप पता लग जाता है कि 15 की उम्र में जवान होना है, 45 की उम्र के अंदर बूढ़े हो जाना है, और 70 के बाद जो है अपने जो है अंत की तरफ जो आगे बढ़ना है। और बॉडी को ये भी पता लग जाता है कि दिन में किस वक्त नींद आएगी, रात में किस वक्त नींद आएगी, कैसे आपकी बॉडी की रिदम 24 घंटे काम करेंगी। अब ये रिदम जो हैं, जिनको साइंस ने भी डिस्कवर किया है, इन्फ्रेडियन और सर्केडियन रिदम्स, इनको हमारे योगीज ने दूसरी भाषाओं में दूसरे वर्ड्स के साथ में पहले से ही वेदों में लिख करके रखा है। तो आपका साइंस में बिलीव करना और गॉड में ना बिलीव करना ये कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि हमारा रिलीजन अगर आप देखोगे, कल्चर देखोगे, तो साइंस और गॉड को साथ लेकर के चलता आया है। बस नाम कुछ अलग दिए गए हैं और अब नए नामों से इन चीज़ों को देखा जा रहा है। तो आपको जब दोनों चीज़ों को साथ लेके चला गया है ना, तो आप भी दोनों चीज़ों को साथ लेके चल सकते हो। साइंस एंड गॉड आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ ए सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह है। आज की टोन है एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोर कर रहा है किसी नई चीज़ की तरफ जाने के लिए, उसको आजमाने के लिए हमें कह रहा है, तो ऐसी टोन होती है एक्सप्लोरेटरी। चलिए अब शुरू करते हैं आर्टिकल को। कह रहा है जी, द बूटेड वॉबलर हैज़ अराइव्ड इन मुंबई। कह रहे जी, बूटेड वॉबलर नाम का जो पक्षी है ये अराइव कर चुका है मुंबई में, ये आ चुका है मुंबई में। बाहर से आने वाला पक्षी होता है, चाइना और रशिया से आता है। वॉबलर मतलब गाता है, और बूटेड मतलब इसके पाँव लगेंगे आपको बूट जैसे। तो ये अजीब सा पक्षी है, गाना भी गाता है और मोटे मोटे पाँव हैं। कह रहा है इस साल मुंबई में वो आ गया। सिंपल सेंटेंस है। कह रहा है जी, नो रेड कारपेट और VIP कॉर्डन्स टू ग्रीट द माउसी लिटिल बर्ड। कह रहा है ना तो कोई लाल कारपेट बिछाया गया है स्वागत करने के लिए, ना इसको VIP सुरक्षा मिली है, VIP कॉर्डन मिला है ग्रीट करने के लिए। ग्रीट करना किसी को, समझ गए ना, सामने से अभिवादन करना। और किसका? इस लिटिल बर्ड का जो माउजी है, जो चूहे जैसा है, जो बड़ा डरपोक है। कह रहा आया तो है लेकिन इसका कुछ स्वागत नहीं किया जा रहा। हर साल आता है ना, इसकी रिदम है, अपने हिसाब से आता है और जाता है, किसी ने इसको बुलाया नहीं, कोई इसको जाने को नहीं बोलता। तो कह रहा है कोई रेड कारपेट नहीं है और ना ही कोई VIP सुरक्षा मिली है इस चाइना और रशिया से आने वाले पक्षी को। चलो अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, सिर्फ एक फ्रेज लिखा हुआ है कि दोनों चीज़ें नहीं है, ऐसा लिखा हुआ आपके सामने। कॉर्डन का मतलब होता है फेंसिंग बैरिकेड। जब कोई बड़ा सेलिब्रिटी आता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े बॉडीगार्ड्स उसके चारों तरफ एक घेरा बना लेते हैं, है ना। जैसे PM CM आते हैं तो उनके पास बॉडीगार्ड्स रहते हैं ना, तो वो करते हैं कॉर्डन। PM CM को सुरक्षा के घेरे में लेने को बोलते हैं कॉर्डन करना। माउसी मतलब माउस के जैसा, टिमिड हो, फियरफुल हो, जो बहुत, समझ गए ना, डरपोक हो, माउसी। कह रहा है जी आगे, इट फ्लू इन एज इट ऑलवेज डज एवरी ईयर एट दिस टाइम, ट्रेवलिंग वास्ट डिस्टेंसेज ओवर ए ट्रांसयूरेशियन आर्क। कह रहा है जी इसने फ्लू इन किया, ये उड़ता हुआ आया, और ये कौन है? बूटेड वॉबलर। और कह रहा कैसे? कह रहा है कि जैसे ये हमेशा करता है, एज इट ऑलवेज डज। आज नहीं आया, ये बहुत सालों से आ रहा है। और कब करता है? एवरी ईयर, हर साल करता है। और किस वक्त? एट दिस टाइम, इसी वक्त पे। और कैसे करता है? ट्रैवल करते हुए बड़ी बड़ी दूरियों को, वास्ट डिस्टेंसेस को, और कहाँ पे? एक ऐसे आर्क में, एक ऐसे सर्कुलर पाथ पे। आर्क मतलब ऐसा, है ना, ऐसा एक ऐसे आर्क में जो ट्रांस ड्यूरेशन है, जो यूरोप और एशिया के ट्रांस है, बियॉन्ड है। कभी यूरोप से एशिया, कभी एशिया से यूरोप। तो इस तरीके से एक सर्कुलर सा पाथ लेते हुए हर साल आता है, वैसे ही इस साल भी ये आया है। इट की वर्ब है फ्लू, इट की वर्ब है डज। ट्रैवलिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है, PPSA है। जब ये फ्लू इन करता था तब ये ट्रैवल करता हुआ आया था बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस पे। दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, पहले काम को मेन वर्ब, दूसरे काम को पार्टिसिपल वर्ब के ING फॉर्म लगा के कॉमा के बाद में लिखा गया है। चलो, वास्ट मतलब बहुत बड़ा, मैसिव, ह्यूज, लार्ज। आगे कह रहा है जी, सो वाई शुड स्पिरिचुअल एथिस्ट केयर, वन माइट आस्क। तो कह रहे क्यों किसी स्पिरिचुअल एथिस्ट को इस बारे में केयर करनी चाहिए? ऐसा आदमी जो भगवान में बिलीव ना करता हो, एथिस्ट हो स्पिरिचुअली, क्यों इस चीज़ को उससे बताया जाए, जो बात ऊपर बताई गई है। कह रहा है कोई भी आदमी ये पूछ सकता है, वन माइट आस्क। ठीक है, अब ये सेंटेंस जो है ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक है क्वेश्चन वाला, इंट्रोगेटिव, और आगे वाला जो है ये है अफर्मेटिव, इसलिए लास्ट में लगा दिया फुल स्टॉप। अगर ये आगे वाला ना होता तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की वजह से यहाँ पे वाई शुरू में लिखा गया है, हेल्पिंग वर्ब पहले है और सब्जेक्ट बाद में है। वाई शुड स्पिरिचुअल एथिस्ट केयर, देख रहे हो, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, मेन वर्ब उसके बाद में। यही होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की निशानी, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा जाता है। वन की वर्ब है माइट आस्क, माइट आस्क, इसको मैं पूरे को ग्रीन जो है पिंक कर देता हूँ, है ना। चलो आगे बढ़ो। कह रहे जी, द एनुअल माइग्रेशन
of the booted wobbler bears silent testimony to a great cosmic connection। कह रहे हैं जी किसी एथिस्ट के लिए हम इसलिए बता रहे हैं सारी चीज़ें जो हर साल इसका जो माइग्रेशन है, जो पलायन है इस जानवर का, इस पक्षी का, बूटेड वॉबलर का, है ना। कह रहे हैं जी ये बेयर साइलेंट टेस्टिमनी करता है। देखिए बेयर टेस्टिमनी एक फ्रेज होता है इंग्लिश में। टेस्टिमनी का मतलब है गवाही, बेयर का मतलब है एक्सपीरियंस करना है, देना। तो ये साइलेंट गवाही देता है, ये चुपचाप से गवाह होता है। और किसका? एक बहुत ही बड़े कॉस्मिक कनेक्शन का, एक बहुत ही बड़े सेलेस्टियल या कॉस्मिक रिश्ते का। कॉस्मिक मतलब जो कॉस्मोस से रिलेटेड हो, ब्रह्मांड से रिलेटेड हो। तो ये माइग्रेशन का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है ब्रह्मांड के साथ में, साइंस के साथ में, ऐसा समझ लो। अब क्या कनेक्शन है ये बता रहा है। कह रहे जी इट वैलिडेट्स द मार्वलस लिंक्स दैट लिविंग मैटर हैज एट द टाइनीएस्ट सेल्यूलर लेवल। कह रहे जी ये वैलिडेट करता है, ये प्रूव करता है, सही ठहराता है उन शानदार रिश्तों को, मार्वलस लिंक्स को, जो कि जीने वाली चीज़ों का, लिविंग मैटर का, इंसानों और जानवरों का है और कहाँ पे? छोटे से सेल्यूलर लेवल पे, हमारी सेल्स के, कोशिकाओं के स्तर पे। और कैसे? विद गार्गेंचुअल मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स एट द वास्ट कॉस्मिक लेवल, जो कि है बड़ी बड़ी मूवमेंट्स का, गार्गेंचुअल यानी कोलोसल, विशालकाय मूवमेंट्स का, प्लैनेट्स की, हमारे ग्रहों की, और कहाँ पे? बड़े कॉस्मिक लेवल पे, ब्रह्मांड के लेवल पे। तो अगर आप देखो ना तो ब्रह्मांड में जो प्लैनेट्स हैं आसपास हमारे, उन प्लैनेट से हमारी कोशिकाओं का कुछ रिश्ता है। इसी वजह से हर साल ये पक्षी जो है अपने सेल्यूलर मूवमेंट की वजह से यहाँ तक आते हैं। और ये मूवमेंट बिल्कुल आप दूसरे ग्रहों की मूवमेंट से ट्रैक कर सकते हो, मैच कर सकते हो। तो एक अजीब सा रिश्ता हमें देखने को मिला है, साइंस और रिलीजन दोनों का कोलैबोरेशन आपको देखने को मिलेगा। अब आगे वो रिश्ता आपको बता देगा। सेंटेंस को देख लो, स्ट्रक्चर को। माइग्रेशन की वर्ब है बेयर। बेयर टेस्टिमनी मतलब किसी की चीज़ की गवाही देना। साइलेंट टेस्टिमनी मतलब चुपचाप गवाही देना, है ना। इट की वर्ब है वैलिडेट्स। मैटर की वर्ब है हैज। गार्गेंचुअल मतलब विशालकाय, ऑलरेडी इस वर्ड को जानते हैं। कॉस्मिक मतलब ब्रह्मांड के लेवल पे, कॉस्मोस के लेवल पे, सेलेस्टियल जो है लेवल पे, हेवनली लेवल पे। मार्वलस मतलब बहुत ही सुंदर, सेंसेशनल, एस्टॉनिशिंग, हैरान कर देने वाला, अपनी सुंदरता से कहलाएगा आपको, आपके लिए मार्वलस। चलो अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। ये रिश्ता कौन सा है प्लैनेट्स का हमारी कोशिकाओं के साथ? रिश्ता ये है जी, सिंस द मूवमेंट्स ऑफ प्लैनेट्स कैन बी प्रेडिक्टेड प्रिसाइजली sometimes for thousands of years in advance, this linkage of a little bird's movements with that of a planet around the sun can be seen almost as a force of destiny। कह रहे जी क्योंकि सिंस जो मूवमेंट है, जो हरकत है हमारे प्लैनेट्स की, ग्रहों की, इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, इसको बताया जा सकता है सटीक तरीके से, एक्यूरेटली या प्रिसाइजली। प्रिसाइजली का मतलब है पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में। कह रहे क्योंकि हमें अच्छे तरीके से आ गया है प्लैनेट्स की मूवमेंट को बताना। और कह रहे कभी कभी हजारों साल एडवांस में ही हम बता देते हैं कि वीनस जो है 2000-5000 साल बाद कहाँ पे होगा। कह रहे क्योंकि ऐसा है सिंस। तो हुआ क्या? हुआ ये कि जो ये लिंकेज है ना, जो ये रिश्ता है, रिलेशन है इस छोटे से बर्ड की मूवमेंट्स का, लिटिल बूटेड वॉबलर की हरकतों का, और किसके साथ में? जो रिश्ता है उसके साथ में जो है प्लैनेट्स के, जो प्लैनेट्स अराउंड द सन है ना। लिंकेज है इसकी मूवमेंट्स का उन मूवमेंट्स के साथ में जो है प्लैनेट की अराउंड द सन। अब ये कह रहा है ये रिश्ता जो है ना, दिस कैन बी सीन ऑलमोस्ट एज ए फोर्स ऑफ डेस्टिनी। इसको देखा जा सकता है लगभग डेस्टिनी की फोर्स की तरह। डेस्टिनी मतलब नसीब, आपका भाग्य, फोर्स मतलब उसकी ताकत। सेंटेंस पढ़ने में थोड़ा सा आपको अजीब लग सकता है, हल्का सा अजीब है, लेकिन है नहीं इसमें कुछ। एक बार मैं इसके सब्जेक्ट वर्ब सही से मार्क करता हूं, फिर आपको दिमाग में बैठेगा। कह रहा है जी क्योंकि हम ग्रहों की दशा को पहले से ही बता सकते हैं, हजारों साल पहले बता सकते हैं। तो जो रिश्ता है बूटेड वॉबलर की मूवमेंट्स का, इसकी हरकतों का, कब ये चाइना से इंडिया में आएगा, श्रीलंका जाएगा, और कह रहा है किसके साथ में? उन मूवमेंट्स के साथ में जो है एक प्लैनेट की अराउंड द सन, जो है एक प्लैनेट की अराउंड द सन। कह रहे इस रिश्ते को देखा जा सकता है, कैन बी सीन किया जा सकता है एक फोर्स ऑफ डेस्टिनी की तरह, नसीब में लिखी हुई एक फोर्स की तरह। ठीक है, मूवमेंट हमारे ग्रहों की इस पक्षी के हिसाब से चल रही है, या ये पक्षी जो है हमारे ग्रहों की मूवमेंट के हिसाब से चल रहा है। तो आप देखोगे कि डेस्टिनी ही है जो ये सब काम करवा रही है, नहीं तो इनका आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं था। कहने का मतलब ये मूवमेंट्स की वर्ब है कैन बी प्रेडिक्टेड, लिंकेज की वर्ब है कैन बी सीन। दैट क्यों लगाया गया है? दैट लगाया गया है मूवमेंट के लिए। मूवमेंट को मूवमेंट से कंपेयर करना है। देखो ये देख रहे हो, मूवमेंट्स विद दैट, मूवमेंट्स ऑफ लिटिल वर्ड विद द मूवमेंट ऑफ ए प्लैनेट। तो यहाँ पे प्लैनेट की मूवमेंट के लिए दैट को यूज़ किया गया है। यहाँ पे मूवमेंट प्लूरल है, यहाँ पे सिंगुलर है। अगर दूसरी बार मूवमेंट ना लिखना हो तो इसके लिए आप दैट लिख देते हैं।
दैट और दोज वाला कॉन्सेप्ट हम कई बार कर चुके हैं, बार बार इसलिए मैं आपको रिपीट नहीं करवा रहा हूँ। जो लोग क्लासेस में रेगुलर हैं ये कॉन्सेप्ट हफ्ते में 2 बार हो जाता है। सन के आगे आप द लगाएंगे हमेशा, इस कॉन्सेप्ट को भी देख लें। किसी भी प्लेनेट के नाम के आगे द नहीं लगेगा, वीनस हो, मरकरी हो, मार्स हो, है ना, इन सब के आगे द नहीं लगेगा। लेकिन अर्थ, मून और सन 3 ऐसी हेवनली बॉडी हैं जिनके आगे आप हमेशा द लगाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके नाम जो है असली कुछ और हैं। अर्थ का असली नाम है टेरा, मून का है लूना, सन का है हीलियोस, इसको कुछ लोग सोलार भी बोलते हैं, सोला है ना, सोला। तो जब इनका टेरा, लूना, सोला वाला असली नाम यूज़ करोगे तब तो इनके आगे भी द नहीं आएगा, जैसे वीनस के, मार्स के, है ना, दूसरे प्लैनेट्स के आगे नहीं आता, मरकरी के। लेकिन जब आप इनको प्यार से अर्थ, मून और सन बुलाते हो दूसरी भाषा में, नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज में, इसलिए इनके नाम के आगे द लगाते हो ताकि आप बता सको कि ये इनके साइंटिफिक नेम्स नहीं है, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है पूरा। नॉन साइंटिफिक नेम्स वाले प्लेनेट के आगे द लगाओगे, साइंटिफिक नेम वाले प्लेनेट के आगे द को यूज़ नहीं करोगे। चलो और आगे बढ़ते हैं। डेस्टिनी का मतलब होता है आपका फेट, आपका नसीब। कह रहे जी, अ सिमिलर लिंकेज is reflected in our daily sleep and wake cycles that are governed by circadian and longer infradian rhythms। कह रहा है बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता, एक ऐसा ही लिंकेज जो है रिफ्लेक्ट होता है, दिखाई देता है हमारे रोज के सोने जगने के साइकिल्स में, जो साइकिल्स गवर्न होते हैं, नियमित होते हैं 2 रिदम्स के द्वारा। कौन कौन सी रिदम है? एक तो सर्केडियन, एक इन्फ्रेडियन। सर्केडियन रिदम जो होती है ये 24 घंटे की होती है। आपकी बॉडी को पता लगता है कब मुझे खाना खाना है, कब पचाना है, कब सोना है, कब जगना है, कब मुझे एक्टिव रहना है, कब मुझे आलस में आना है। ये सर्केडियन रिदम है। आपकी बॉडी अंदर से अपने आप ही सब काम करेगी, आपको कुछ नहीं करना। और ये जो इन्फ्रेडियन रिदम्स हैं ये बड़ी होती हैं, ये सालों की होती है। आपकी बॉडी को पता होता है कब मुझे जवान होना है, कब बूढ़ा होना है, कब मुझे प्यूबर्टी की एज में आना है और कब मुझे ख़त्म हो जाना है। तो इन रिदम्स को अगर आप देखोगे तो यही मूवमेंट, यही लिंकेज जो है हमारे प्लैनेट्स की मूवमेंट के साथ में कनेक्शन आपको दिखेगा। लिंकेज की वर्ब है इज रिफ्लेक्टेड, दैट की वर्ब है आर गवर्नड। दैट आया स्लीप एंड वेक साइकिल्स के लिए। सर्केडियन, इन्फ्रेडियन मैंने आपको बता दिया, ज़्यादा इनको देखने वाला नहीं है, याद करने वाला नहीं है, बस आपको आइडिया होना चाहिए सर्केडियन और इन्फ्रेडियन रिदम्स आसान भाषा में ये क्या होती है ना। चलो अब ये रिश्ता आपको थोड़ा और डिटेल में बताएगा। कह रहा है जी, सो मच सो साइंटिस्ट नाउ स्पीक ऑफ एक्सक्यूजिटली precise 3-hour cycles of production of growth hormones and even of a 2.5 to 4 hour nasal cycles। कह रहे कि इतना की, सो मच सो याद है ना, इतना की, टू सच ए ग्रेट डिग्री, इतना की कि साइंटिस्ट अब स्पीक ऑफ करते हैं। साइंटिस्ट लोग जो हैं, वैज्ञानिक, अब बातचीत करते हैं, मेंशन करते हैं एक्सक्विजिटली प्रिसाइज 3 और प्रोडक्शन ऑफ 3 और साइकिल्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स। बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज। एक्सक्विजिटली का मतलब होता है एक तो बहुत अच्छे तरीके से, एक दूसरा नाजुक तरीके से, सटीक तरीके से प्रिसाइज हैं ये साइकिल्स, बहुत ही नाजुक तरीके से सटीक हैं ये, है ना। और ये साइकिल्स हैं 3 आवर के, और जिनमें प्रोड्यूस किया जाता है ग्रोथ हार्मोन। हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन निकलते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। और कह रहा है एंड इवन ऑफ ए 2.5 to 4 ईयर नेसल साइकिल। और यहाँ तक कि 2.5 घंटे के नेसल साइकिल्स भी, ऐसे साइकिल जो हमारे नाक में होते हैं स्लीप के वक्त, 2.5 से 4 घंटे के साइकिल्स होते हैं। तो ऐसे साइकिल्स हमारे बॉडी के अंदर हो रहे हैं जिनका प्लैनेट्स की मूवमेंट से कनेक्शन बैठ रहा है, और साइंटिस्ट अब इनकी बात कर रहे हैं। साइंटिस्ट की वर्ब है स्पीक ऑफ करना, किसी चीज़ के बारे में मेंशन करना, किसी चीज़ का जिक्र करना। सो मच सो आप जानते हैं, इतना की। एक्सक्यूजिटली का मतलब होता है बड़ा ही डेलिकेटली, बहुत ही नाजुक तरीके से। ये साइकिल्स बहुत नाजुक हैं, कहने का मतलब ये। 2.5 के अंदर आपको एरर मिलेगी। जब भी आप हाफ लगाएं तो इससे पहले अ जरूर लगाएं। 2.5, 2.25, हाफ क्वार्टर, कुछ भी आ जाए ना उसके पहले अ जरूर लगाएं, है ना। तो ये अ जो इसने मिस कर दिया, आप ऐसी गलती ना करें, इस ग्रामर कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें। चलो इस एक्सक्यूजिटिव वर्ड को देख लिया ना हमने, डेलिकेटली, बहुत नाजुक तरीके से। अब ये नेसल साइकिल आपको बता रहा है। कह रहे जी, नेसल साइकिल इज गवर्नड बाय रिदमिक कंजेशन एंड डीकंजेशन ऑफ द नॉस्ट्रिल्स। कह रहे जो हमारा नेसल साइकिल है हमारी नाक में, ये गवर्नड होता है, नियमित होता है रिदमिक तौर पे, धुन के तौर पे, कंजेशन और डीकंजेशन से। कंजेशन का मतलब होता है नाक का क्राउडेड हो जाना, डीकंजेशन का मतलब होता है नाक का खुल जाना। और कैसे? हमारे नोस्ट्रिल्स का, हमारे सांस लेने वाले अंगों का, है ना, बॉडी पार्ट्स का। तो एक साइकिल चलता है, पहले वो बॉडी पार्ट्स जो है कंजेस्टेड होते हैं रात में, फिर वो डीकंजेस्टेड होते हैं, और रोज रात में आपकी नींद में आपके साथ में होता है। कह रहा है जी, साइकिल की वर्ब है इज गवर्नड। गवर्नड का मतलब होता है नियमित होना, किसी चीज़ का रेगुलेटेड होना। कंजेशन, डीकंजेशन मैंने आपको बता दिया, नाक का पहले तो कंजेस्टेड हो जाना, फिर बाद में नाक का खुल जाना, अच्छे से सांस का आना जाना। कह रहा है दिस इज समथिंग दैट योगीज क्लेम टू हैव नॉन एंड एक्सप्लॉयटेड थ्रू टेक्निक्स कलेक्टिवली कॉल्ड स्वरोदया।
कह रहा है ये कुछ और नहीं है, ये वही चीज़ है जिसको हमारे योगीज ने क्लेम किया है। और क्या क्लेम किया है कि वो जानते आए हैं टू हैव नॉन पास्ट में, और जो एक्सप्लॉइट करते आए हैं, यूज़ करते आए हैं, और किसके जरिए, ऐसी तकनीकों के जरिए जो सम्मिलित तौर पे कलेक्टिवली सब मिल करके कहलाती हैं, कॉल्ड होती हैं स्वरोदया। तो कह रहा है ये कुछ नया नहीं है, ये सब साइकिल्स प्लैनेट्स के साथ में कनेक्ट करके हमारे योगीज ने पहले ही स्वरोदय नाम की टेक्निक बना चुके हैं, और इस टेक्निक को वो यूज भी करते हैं अपने एनलाइटनमेंट के लिए। दिस की वर्ब इज योगीज की वर्ब है क्लेम। योगीज क्लेम टू हैव नोन एंड योगीज क्लेम टू हैव एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है इन्फिनेटिव का, उसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले ये पूरा का पूरा अपने पैराग्राफ पूरा करेंगे। चलो कह रहा है जी, टू दिस एथिस्ट दिस इज अ वंडर सेज द तांत्रिक टेक्स्ट शिवा स्वरोदया। कह रहा है इस एथिस्ट को, इस नास्तिक को जिसकी हम बात कर रहे हैं शुरू से, कह रहा है ये उनके लिए एक वंडर होगा, एक बड़ी ही हैरानी की बात होगी। कह रहा है ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहता है तांत्रिक टेक्स्ट जिसका नाम है शिवा स्वरोदया, ये किताब कहती है शिवा स्वरोदया। और आगे क्या कहती है, टू द एथिस्ट दिस इज द बेस ऑफ ऑल नॉलेज। और एक आस्तिक के लिए ये बेस है, आधार है सारी की सारी नॉलेज का, सारे के सारे ज्ञान का। आई बात समझ में? तो शिवा स्वरोदय में बात पहले लिखी हुई है, जो भगवान में विश्वास नहीं करता होगा उसके लिए सब हैरानी हो जाएगी, और जो विश्वास करता होगा उसके लिए तो आम बात है, उसके लिए तो ये सारी की सारी नॉलेज है, नॉलेज का बेस है। चलो दिस की वर्ब है इज, तांत्रिक की वर्ब है सेज, इट की वर्ब है इज। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, इन्फिनेटिव वाले को। देखो कॉन्सेप्ट ये क्या है, बहुत बार हो चुका है, सबको आता होगा, सिर्फ हो रहा है आपका यहाँ पे रिपीट। इन्फिनेटिव बेसिकली दो तरह के हैं, एक कहलाता है सिंपल, एक कहलाता है परफेक्ट। सिंपल इन्फिनेटिव में एक्शन जो होता है इन्फिनेटिव का वो पेंडिंग होता है, परफेक्ट इन्फिनेटिव में एक्शन फिनिश्ड होता है। सिंपल इन्फिनेटिव की फॉर्म है टू प्लस में वर्ब की बेस फॉर्म, टू प्ले, टू सिंग, टू गो, टू ईट। परफेक्ट इन्फिनेटिव की फॉर्म है टू प्लस हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू हैव प्लेड, टू हैव गोन, टू हैव स्लेप्ट, है ना। अब ये जो सिंपल इन्फिनेटिव और परफेक्ट आपको मैंने दिखाया, ये एक्टिव में दिखाया है, इसके साथ साथ इनकी पैसिव फॉर्म भी होती है। पैसिव फॉर्म तब लगेगी जब एक्शन जो हुआ है, जो पेंडिंग है सिंपल में, या जो एक्शन फिनिश्ड है परफेक्ट में, उस एक्शन का रिसीवर सेंटेंस का सब्जेक्ट है। अगर वो एक्शन सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है तब इन्फिनेटिव को पैसिव में बदलना होगा। एक्शन पेंडिंग है तो सिंपल इन्फिनेटिव का पैसिव, एक्शन फिनिश्ड है तो परफेक्ट इन्फिनेटिव का पैसिव। और ये इनकी स्ट्रक्चर्स है पैसिव के अंदर, टू बी V3 और टू हैव बीन V3। अब जिसने एक्टिव पैसिव पढ़े हैं अच्छे से, तो आप जानते हैं बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही पैसिव होता है, तो यहां से लेकर के यहां तक आने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो टू का टू लिख दिया, हैव का हैव लिख दिया, V3 का तो V3 बनाना ही था, और बीच में बिन लगा दिया, क्योंकि हैव के बाद में सिर्फ बिन आ सकता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टू हैव बिन V3 बन जाता है परफेक्ट का पैसिव। और यहाँ देखो टू का टू लिख दिया, बेस फॉर्म को वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दिया पैसिव में V3 चाहिए ही, और बीच में लगा दिया बी, क्योंकि टू के बाद में वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो इसलिए बी फैमिली का बी ही यहाँ पे सेट होगा। तो ये थोड़ा सा सिस्टम सा बना हुआ है, लॉजिकली समझोगे तो आपके समझ में आएगा। अब मैं इसको प्रैक्टिकली कुछ सेंटेंसेस के जरिए आपके सामने इलस्ट्रेट करूंगा। वी नीड टू, अब यहाँ पे लीव फॉर्म की एक वर्ब चाहिए, लीव वर्ब की एक फॉर्म चाहिए, चाहे तो लिखो टू लीव, चाहे लिखो टू बी लेफ्ट, चाहे लिखो टू हैव लेफ्ट, चाहे लिखो टू हैव बीन लेफ्ट, चारों में से कुछ भी। तो वी नीड टू लीव फॉर होम नाउ। अब बताओ यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगेगी इस वर्ब की, कौन सा इन्फिनेटिव लगाएं? मुझे बताओ, नीड वर्ब और लीव वर्ब में से पहले कौन सा काम होगा? हमें ज़रूरत है घर जाने की, पहले हमें ज़रूरत हुई या पहले हम चले गए? अरे भाई चले गए तो ज़रूरत ही कैसे हुई? पहले ज़रूरत हुई फिर हम चले गए, तो ज़रूरत के वक्त ये लीव का एक्शन पेंडिंग है। अगर ये एक्शन पेंडिंग है तो लगेगा सिंपल इन्फिनेटिव। अब मुझे बताओ, हम जाएंगे इस एक्शन को परफॉर्म करेंगे या ये लीव का एक्शन हमारे ऊपर परफॉर्म होगा? अरे हम ही तो जाएंगे, हम ही इस एक्शन को करने वाले हैं, तो हम करने वाले हैं तो एक्टिव में लगाएंगे, एक्शन पेंडिंग है तो सिंपल आएगा, यहाँ पे टू प्लस वर्ब की बेस फॉर्म। तो मैं यहाँ लिख दूंगा वी नीड टू लीव फॉर होम नाउ। लॉजिकली आप देख रहे हो कौन सा इन्फिनेटिव लग रहा है, बिल्कुल फॉर्मूला के साथ में। अगला सेंटेंस देखो, इस फॉर्मूला को अप्लाई करो। द सोल्जर नीड्स टू अवार्ड फॉर हिज ब्रेवरी। सोल्जर को जरूरत है अवार्ड दिए जाने की उसकी बहादुरी के लिए, ब्रेवरी के लिए। अब मुझे बताओ, पहले नीड होगी या पहले अवार्ड दिया जाएगा? अरे भाई जरूरत होगी तभी तो अवार्ड देंगे ना, पहले कुछ काम करेगा सोल्जर, फिर उसकी जरूरत होगी अवार्ड देने की, फिर उसको अवार्ड मिलेगा। तो अवार्ड वाला एक्शन तो अभी भी पेंडिंग है। अच्छा पेंडिंग तो है, लेकिन क्या इस एक्शन को सोल्जर ने परफॉर्म किया है? नहीं सर, सोल्जर को अवार्ड दिया जाएगा, परफॉर्म तो कोई और करेगा। हो सकता है पीएम अवार्ड दें, हो सकता है प्रेसिडेंट दें। तो कहने का मतलब है अवार्ड सोल्जर के ऊपर काम करेगा। अवार्ड जो है सेंटेंस के
सब्जेक्ट के एक्शन का रिसीवर है ना, रिसीवर बन रहा है सेंटेंस का सब्जेक्ट इस एक्शन का। तो सिंपल इन्फिनेटिव तो आएगा पेंडिंग एक्शन का, लेकिन आएगा पैसिव के अंदर, ना कि एक्टिव में। तो अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ ना, वी द सोल्जर नीड्स टू अवॉर्ड, तो ये गलत हो जाएगा। मुझे लिखना चाहिए द सोल्जर नीड्स टू बी अवॉर्डेड। आ गया सेंटेंस पूरा समझ में? कॉन्सेप्ट समझना है आपको, ये सब तो आप इजीली कर लोगे एक बार अगर आपने सीख लिया तो। टू बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म नीड्स टू बी अवॉर्डेड। अब ऐसे ही शी सीम्स टू लूज हर कार कीज, वो दिखाई देती है अपनी कार की चाबियां खो चुकी है। ऐसा दिखाई देता है कार की चाबियां खो चुकी है। पहले ये बताओ चाबी खोएगी या पहले दिखाई देगा? पहले वो चाबी खोएगी, फिर उसके चेहरे से दिखाई देगा कि उसने खो दी है, वो हर जगह ढूंढेगी, है ना। तो पहले ये काम हो चुका है, ये एक्शन फिनिश्ड है, फिर ये दूसरा काम हो रहा है। फिनिश्ड एक्शन के लिए परफेक्ट इन्फिनेटिव लगेगा, और कार की चाबी भी शी नहीं खोई है, तो ये एक्शन की डूअर भी है। अगर एक्शन की डूअर है तो परफेक्ट इन्फिनेटिव एक्टिव में लगेगा, जो कि होता है टू हैव V3। तो मैं लिखूंगा शी सीम्स टू हैव लॉस्ट हर कार कीज। आगे बात समझ में? ये काम तो पहले ही हो चुका है और करने वाली शी है, तो सीम्स टू हैव लॉस्ट ऐसा मुझे लिखना चाहिए। लेकिन चौथे में देखो, हर कार की सीम टू लॉस्ट समवेयर, ऐसा दिखाई देता है उसकी कार की कीज कहीं खो चुकी हैं। उसकी कार की कीज जो है दिखाई देती हैं कहीं खो चुकी हैं। अब देखो यहाँ भी काम तो पहले हो चुका है, पैसिव में जो है परफेक्ट में हो चुका है, क्योंकि कार की कीज अगर खोई होंगी तभी हमें दिखाई देंगी कि वो खो गई हैं, तभी देख के लगेगा कि वो कहीं नहीं मिल रही। तो ये काम तो होगा परफेक्ट में, लेकिन ये होगा पैसिव में। अब कीज जो है वो खोई हैं, वो खोई गई हैं किसी के द्वारा। कीज ने किसी को नहीं खोया है, चाबी को खोया गया है, चाबी के ऊपर काम हो रहा है। यहाँ तो लड़की ने चाबी खोई थी, यहाँ पे चाबी ने किसी को नहीं खोया, चाबी को खोया गया है। तो यहाँ पे मुझे परफेक्ट इन्फिनेटिव पैसिव में लगाना है, जो कि होता है हैव बीन V3। तो सीम्स टू हैव बीन लॉस्ट। अब जिसने ये फॉर्मूला समझ लिया, दिमाग लगा के, जिंदगी भर इन्फिनेटिव में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये तरीका है इंग्लिश को पढ़ने का। एक चीज़ दिमाग में बिठा लो, जब तक मैं किसी चीज़ का लॉजिक नहीं समझूंगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हर कॉन्सेप्ट के पीछे का लॉजिक समझोगे ना, तभी दिमाग में बैठ पाएंगे, नहीं तो रट्टे मार करके किसी भाषा को नहीं सीखा जा सकता। क्लासेस में रेगुलर रहो, हर चीज़ का लॉजिक आपको बताया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ लास्ट पैराग्राफ पे। आपके लिए इस पूरे आर्टिकल से लेसन क्या है? कह रहा है नॉटविथस्टैंडिंग सच क्लेम्स बोथ एथीस्ट एंड थीइस्ट नीड टू कोलैबोरेट। कह रहे बावजूद सभी इन दावों के, नॉटविथस्टैंडिंग, चाहे ये दावे थे या नहीं थे, डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ, दोनों को ही कोलैबोरेट करने की जरूरत है, आस्तिक और नास्तिक को। आस्तिक और नास्तिक एक दूसरे के दुश्मन नहीं है। कोलैबोरेट करना मतलब कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेट करना, इन दोनों की वर्ब है नीड। नॉटविथस्टैंडिंग मतलब बावजूद, इसको डिस्पाइट या इंस्पाइट ऑफ भी बोल सकते हैं। कह रहे जी देयर इज मच टू बी लर्न फ्रॉम रिलेटिवली अनएक्सप्लोर्ड रैम्स ऑफ क्रोनोबायोलॉजी। कह रहे कि बहुत कुछ है, देयर इज मच, सीखे जाने के लिए, लर्न करने के लिए, तुलनात्मक तौर पे नए उस रैम से, उस नए एरिया से, उस नए डोमेन से जो है क्रोनोबायोलॉजी का। क्रोनोबायोलॉजी मतलब कैसे हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल रिदम दिन और रात और साल दर साल काम करती हैं। कह रहा है बहुत कुछ सीखे जाने के लिए है इस साइंस से, दोनों ही लोगों के लिए, एथिस्ट और थीस्ट के लिए। कह रहा है और इसकी पोटेंशियल के लिए, एंड इट्स पोटेंशियल यूज फॉर हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद सीक्रेट्स ऑफ ट्रेडिशनल विजडम, और इसकी पोटेंशियल यूज़ के लिए, इसके संभावित उस उपयोग के लिए जो है हमारी खुशी और स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ और हैप्पीनेस के लिए, और किसके साथ में? सीक्रेट्स के साथ में, जो है ट्रेडिशनल विजडम के, ऐसी विजडम जो ट्रेडिशनल है, परंपरागत है। विजडम आप समझते हैं, सिगैसिटी, श्रूडनेस, एक्यूमेन या पर्सपिकेसिटी, आपकी समझदारी। तो इन सब से बहुत कुछ सीखे जाने की जरूरत हमें है। मच की वर्ब है इस, रैम मतलब एरिया, विजडम आपने देख लिया। चलिए आर्टिकल को रैप अप करते हैं। सिंपल सा ये आर्टिकल था, नए वर्ड्स आपको मिले, कुछ नए कॉन्सेप्ट्स मिले होंगे और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। इसलिए कोशिश करता हूँ वीक में एक आर्टिकल स्पीकिंग ट्री से आपको करवाया जाए। अब ये फटाफट से क्वेश्चन करने हैं आपको। पहला तो आपको मिलेगा 2 एरर्स वाला, 2 एरर्स इस सेंटेंस के अंदर मिलेंगी, अपने आप से ढूंढो। आज नहीं बता रहा मैं एरर्स कहाँ पे रखी, छोटा सा सेंटेंस है, मेरे ख्याल से 10 ही इसमें वर्ड्स है ना, 10-12 वर्ड्स होंगे। तो दोनों एरर्स को ढूंढना है आपको पहले वाले में। अच्छा, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में आपको इस सेंटेंस को इंप्रूव करना है, और इंप्रूवमेंट आएगी इसमें इन्फिनेटिव की पोजीशन को देख करके। ये टू हेल्प इन्फिनेटिव अगर सही है तो नो इंप्रूवमेंट, और अगर आपको लगता है इस हेल्प नाम के इन्फिनेटिव को चेंज किया जा सकता है, सिंपल से परफेक्ट बनाया जा सकता है, एक्टिव से पैसिव, तो वो आपको अपने हिसाब से देखना है। कोशिश एक बार करो, फिर कमेंट सेक्शन में आंसर डाल रहा हूँ फर्स्ट कमेंट में, वहाँ पे हिंट भी आपको मिल जाएगी, अपने आंसर को मेरे से चेक कर लेना। थर्ड में आपसे पूछा है सगैसिटी नाम के वर्ड का एंटोनिम क्या होगा, तो ये वर्ड मैंने आपको शुरू में करवा दिया था, इसका उल्टा यानी कि एंटोनिम आपको बताना है। सिंपल वर्ड है।
5वें में आपसे पूछा है कि सो मत सो को एक सेंटेंस में कैसे यूज किया जा सकता है। अब ये फ्रेज तो आपने सीख लिया, इतना की। अब कितना की, इतना की को यूज करके दिखाओ ताकि आप खुद से सेंटेंस को यूज भी करना सीख सको। सब लोग एक कमेंट में एक सेंटेंस इस पे बना के दिखाओ सो मच सो पे। और 6वें क्वेश्चन में आपसे पूछा है एक आदमी जो ना तो बिलीवर है ना नॉन बिलीवर है, भगवान में विश्वास करता भी है और नहीं भी करता है, उसके लिए कौन सा वन वर्ड यूज होगा। 6 क्वेश्चन के आंसर इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में है, सेशन के अंदर नीचे कमेंट सेक्शन में जाके चेक कर लो। आउट ऑफ 6 कितने मार्क्स मिले जरूर से बताना। एक लाइक और एक शेयर जरूर से दे सेशन को, मैं बोलता नहीं हूँ और आप देते भी नहीं हो, है ना, तो दे दिया करो ताकि यूट्यूब पे इन क्लासेस को रीच मिले दूसरे। मुलाकात होगी कल की क्लास में। कोर्सेज भी ऐप्स पे अवेलेबल हैं, ऐप को डाउनलोड करो, कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है आपका। राइटिंग, एसएससी, बैंकिंग तीनों कोर्सेज अवेलेबल हैं। आज 12 की जगह 16 महीने की वैलिडिटी मिल रही है राइटिंग, एसएससी और बैंकिंग के 1 ईयर कॉम्बो पे। इसका फायदा भी ले सकते हैं आज रात 12 बजे तक। 4 महीने की एडिशनल वैलिडिटी है। अंटिल देन, साइनिंग आउट।